हैं इसमें? ओके, तो हमने ये आप अपलोड होने का, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है ये राहुल जी का होता है, राहुल जी का नंबर लीजिए, ठीक है, तो जो है अपलोडेड आपको मिल जाएगा, ठीक है, डन। क्योंकि राहुल जी ही अपलोड कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वो एक दिन डिले करके अपलोड करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो हम लोग जो आज बात करेंगे, मुझे आप लोग बताओगे हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था आपकी क्लास में? है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुझे लगता है कुछ बच्चों का ये रिपीट होगा ये लेक्चर, क्योंकि कुछ बात जो है मैं जिसको कहते हैं कि भूल गया था कि ये बैच जो है ये थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, रेपिटेशन इज ओके इन दिस केस, ठीक है। तो आज कल हमने हीट के बारे में कैलकुलेशन की थी, ठीक है, और आज हम कैलकुलेशन करेंगे वर्क के बारे में। वर्क डन। अब व्हाट इज अबाउट ये वर्क डन क्या होता है? हाँ, कई लोगों ने जो है कर लिया, आई नो, ठीक है। तो हमने वर्क के बारे में डेफिनेशन लिखी थी, अब सारा लेक्चर होगा आज जो है, तो इसलिए सारे प्राइम वाले जो है बैठे रहे। कई लोग मुझे लगता है इसको तीसरी बार करने लगे हैं, ठीक है। तो सुन लीजिए, तो वर्क डन के बारे में जो है हमने कहा था कि व्हेन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस इट इज कॉल्ड वर्क। ये डेफिनेशन सब लोगों ने कर ली है सब लोगों ने, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांसफर विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस, तो जो वर्क है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम वर्क के लिखें। बहादुर जी एक ब्लैक मार्कर और दे देना। इलेक्ट्रिक वर्क जिसको कि हम चार्ज इनटू वोल्टेज लिख सकते हैं, Q इंटू वी, ठीक है। और एक आ गया मैकेनिकल वर्क, जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप लिखते हैं, है ना? सही बात है। आप जो है मतलब ये दो तो वर्क आपने सुन भी रखे हैं कि इलेक्ट्रिक वर्क, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो इंटरेस्ट है सबसे पहले, अच्छा, यूनिट कन्वर्जन। यहां पर मैं कुछ यूनिट्स के बारे में कह रहा हूं कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर
अभी आपको पता चलेगा ये 1 लीटर एटमॉस्फेयर क्या है। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 joules and it is equal to 24.206 calories. 1 लीटर एटमॉस्फेयर। बेसिकली ये जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, इट इज ऑल्सो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। तो प्रेशर का यूनिट लीटर है, ये एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम का जो है लीटर है, तो इसलिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर हमने कहा। इसको समझते जाइए, इस यूनिट कन्वर्जन को आप जो है ध्यान से समझेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहां पर सपोज इस कंटेनर में गैस है, ठीक है, ये इसका V इनिशियल है और हमने इस पे कुछ फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगी इस पे, हमने दबाया जोर से और ये पिस्टन जो है इतने नीचे चला गया, ठीक है, और ये हो गया वॉल्यूम इसका फाइनल, ठीक है। और ये जो एरिया है, जो ये एरिया है, इसको हमने dx कह दिया कि हमारा जो पिस्टन है वो dx डिस्टेंस नीचे गया। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस पिस्टन। इज इट ओके? तो हम कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले से हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dx। कितनी फोर्स लगी, कितना डिस्प्लेस हुआ पिस्टन, दैट इज, है ना, फोर्स। अब सुन ले, हमने क्या किया, यहां पे इसको भी हमने एरिया से डिवाइड कर दिया और एरिया से इसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ये क्या हो गया, इट इज वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx। सो ये हो गया हमारे पास डेल्टा V। सो दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। तो ऐसे में इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा V, ठीक है। अब लेकिन अब एक बात है कि जो अपना डेल्टा V है, डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। पहली बात तो यह है कि बाय कन्वेंशन जो है वर्क डन शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि इस टाइम पे प्रेशर हमने गैस पर लगाया, हमने वर्क किया ना गैस पे। ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो रहा है? कोई वॉइस लैग वैग कुछ नहीं, हमने दूसरा लगा लिया अब जो है यार, वाईफाई दो दो चल रहे हैं अब तो, ठीक है। और अब तो काफी हाई स्पीड वाला लगाया है, अब मत बोलना कि नहीं आ रहा नेटवर्क। हाँ, क्या बात है, क्लियर है एकदम, सही बात है जतिन जी, ठीक है। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर हम लोग अब कह रहे हैं कि भैया इस टाइम पे जो वर्क डन है उसका साइन जो है पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल, तो ऐसे में डेल्टा V टर्म जो है नेगेटिव आ रही है। प्रेशर तो पॉजिटिव ही होता है, तो ओवरऑल इस टाइम पे हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। तो करेक्शन ऑफ साइन, साइन की जो करेक्शन है दैट इज कि W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाएगा। आप समझे बात कि हमने माइनस साइन अपनी तरफ से लाया ताकि जो है साइंस जो है राइट हो जाए। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, तूने ऐसे लगाया है ना ये, जैसे चलान के लिए हेलमेट लगाते हैं लोग, हैं? ढंग से लगाया जाता तेरे से?
अच्छा, तो अब सुने, तो ये हो गया साइन की करेक्शन, ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला भी आ गया। अब सुने, अब टॉपिक बहुत बढ़िया मोड पे आने वाला है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन दे दूं जो मैंने सब लोगों को दिया था लास्ट लेक्चर में, इस बैच को भी दे दूं, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, आप लिखें। ए गैस एब्जॉर्ब्स 200 joule of heat and expands against external pressure of 1.5 atmosphere from a volume of 0.5 liter to 1 liter. Calculate change in internal energy. आपको आंसर मुझे जूल्स में देना है। बिल्कुल सही है मोक्षया जी। हाँ जी, नहीं। सो हम करेंगे क्या इसमें, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी आप करेंगे, दैट इज माइनस प्रेशर कितना है 1.5, डेल्टा वी कितना है, सो 1 माइनस 0.5, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस 0.75। इसको जब आप, ये किस में आया, लीटर एटमॉस्फेयर में आया, तो 0.75 को आप 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाए, -75.975। तुम्हारा नाम क्या है, हाँ, -75.975 जो है जूल्स आ गया, ठीक है। तुमने पहले नहीं लगाई ना क्लास, मतलब 2-3 दिन से एब्सेंट थी, अच्छा ठीक है।
तो अब ये आ गया हमारे पास W एंड डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। Q कितना है 200 जूल्स माइनस W 75.975 तो कितना आ गया है 120.025 जूल्स। इज इट ओके 124.025 इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? हाँ सही है प्लस 124 प्लस 124 इज द राइट आंसर। ठीक है चलिए है हाँ हाँ कर तुम अब सुने नेक्स्ट थिंग। Calculation of work done in different processes on ideal gas. ठीक तो सबसे पहले यहां पर we will talk about isothermal reversible एक्सपेंशन। किसकी एक्सपेंशन आइडियल गैस की आइसोथर्मल और रिवर्सिबल। तो यहां पर ध्यान दीजिए आप हम एक सिचुएशन पहले क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है आप एपरेटस को पहले ध्यान दीजिएगा व्हाट इज देयर। जैसे यहां पर आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस जो है ये टी टेम्परेचर पर मौजूद है। इसका जो वॉल्यूम है इट इज वी इनिशियल। इस आइडियल गैस के ऊपर जो है हमने एक रेत का ढेर रखा हुआ है। क्या है सैंड। क्योंकि कल मैं आपको सैंड की अहमियत बता चुका हूं रिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है तो अब यहां पर ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी लग रहा है जिसको कि हम पी एक्सटर्नल बोल रहे हैं। ठीक है तो अगर हम इनिशियली देखें तो गैस पर जो P इनिशियल है इस टाइम पर दैट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस m0 G अपॉन A।
यहां पर ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। सही है बात। तो फोर्स अपॉन एरिया ये तो आप जानते ही हैं, mg इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो प्रेशर इनिशियल जो लग रहा है वो इतना है। सभी मेरी बात से सहमत हैं? से यस और नो, ऑनलाइन वाले भी? ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वही कि अब हम बिल्कुल फ्री हो गए, आराम से हमने 4-5 दिन की रोटी जो है रख ली इसके पास, और एक एक सैंड के पार्टिकल को उठाना स्टार्ट कर दिया, है ना। यही था रिवर्सिबल प्रोसेस में। हम उठाते गए, हर पार्टिकल उठाई जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत लंबा टाइम लगा इसको। थ्योरेटिकली तो हमने कहा इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो उस इनफाइनाइट टाइम के बाद जो हमारा पिस्टन है वो यहां पर पहुंच गया, जो कि इसका वॉल्यूम फाइनल है। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग अब जो पी फाइनल हम कहेंगे, जो फाइनल प्रेशर होगा वो तो पी एक्सटर्नल के बाद ही बराबर ही होगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट इट बी इक्वेशन नंबर सेकंड, है ना। फाइनली तो यही होगा। अब लेकिन इस एक्सपेंशन के प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन इन ईच स्मॉल स्टेप, ऐसे ही लिखोगे, है ना। जो पहला सैंड पार्टिकल उठाया, मान लो उस टाइम पे DW वर्क हुआ, तो उसी को इंटीग्रेट करते जाएंगे तो वी विल गेट कि एंटायर प्रोसेस में कितना हुआ, से यस और नो। ठीक है, अब बात यह है, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, सो इसलिए इट इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इंटीग्रेशन बिटवीन V इनिशियल एंड V फाइनल। अब समझते जाइए आप बात कि लेट इट बी क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वी कैन से कि P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल। हमने कल के लेक्चर में भी कहा था कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है अपोजिंग ड्राइविंग और अपोजिंग फोर्सेस बराबर ही होती है, तो इसलिए एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर जो है बराबर ही होने हैं। ठीक है, तो ये बराबर होंगे एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन we can say pressure of the gas is equal to nRT upon V. It is fourth. So from third and fourth we can say कि work done is minus of nRT डेल्टा V अपॉन V। बोलो सही बात है? ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करोगे तो वी विल गेट W इज इक्वल टू माइनस nRT ln ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। इसको फिलहाल आप रटना पड़ेगा जब तक कि आप लॉग नहीं करते हो, बट जस्ट क्रैम इट।
चलेगा, सुनते जाएं। ये log टू द बेस ई होता है, नेचुरल लॉग, लेकिन आप जो है इसको भी याद रखेंगे, log टू द बेस 10 हम ज्यादा यूज करते हैं, 2.303 nRT log ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल W। 8.314, क्योंकि आप एनर्जी निकाल रहे हैं ना जूल्स में। अच्छा, और साथ में एज PIVI इज इक्वल टू PFVF, क्योंकि बॉयल्स लॉ, तो इसमें भी है ना, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, सो हम ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू -2.303 nRT log ऑफ P इनिशियल अपॉन P फाइनल। बोलो सही बच्चों के नहीं, है ना? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर इनिशियल अपॉन फाइनल आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आती जा रही है? ठीक है, ओके। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, 2 मिनट इंतजार कर लीजिए। अब सुनो, अब अगर हम इस चीज को, ये जो सारा प्रोसेस किया गया, अगर हम इसको ग्राफिकली डिफाइन करना चाहें, यहां पर प्रेशर है, ये यहां पर वॉल्यूम है, और जैसा बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा, ठीक है। अब ऐसे में इट इज इनिशियल प्रेशर जो कि बहुत ज्यादा है, लिख लिया हमने P इनिशियल इसके बराबर है, और इट इज वॉल्यूम इनिशियल, लेकिन फिर जो है इट इज वॉल्यूम फाइनल एंड इट इज प्रेशर फाइनल जो कि P एक्सटर्नल के बराबर है। सही है बात? ये सारी स्टोरी यहां पर चल रही है, और आप देख रहे हैं यहां पर, सुनते जाइए मेरी बात, व्हाट इज देयर, ये जो एरिया अंडर दिस प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, this shaded area, it represent the work done in reversible expansion of ideal gas। ठीक है, और थोड़ी मैं बात बता दूं आपको, आप देखें ये इस तरह से कर्व्ड हमारा ग्राफ है, क्योंकि पता क्यों है, जो पहली जो एक्सपेंशन हुई है वो बहुत ज्यादा वेट के अगेंस्ट हुई है, क्योंकि सिर्फ एक ही सैंड का पार्टिकल उठाया था, तो पिस्टन को उतना, मान लो हर स्टेप में वो उतना ही उठ रहा है, लेकिन पहले उठने में ज्यादा वर्क लगा है क्योंकि ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था, दूसरे में कम लगा, तीसरे में कम, चौथा जो लास्ट एक्सपेंशन हुई है वो सबसे कम प्रेशर के अगेंस्ट हुई है, तो ऑब्वियसली उसका वर्क भी कम ही होगा। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में एरिया ज्यादा कवर किया ग्राफ ने, एंड में कम कवर करता जा रहा है। रीजन बीइंग उसी सेम वॉल्यूम को कम करने, ये बढ़ाने के लिए जो है वर्क इस टाइम पे जो है कम किया गया। सही बात है, लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक है। और क्यों कोरोना फैला रहे हो यार, खुले खुले बैठा करो, हर क्लास में तुम्हें बोलना पड़ेगा, एक डेस्क पे एक से ज्यादा कोई नहीं बैठेगा, इधर 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 इधर, ऐसे डायगनली बैठिए एक दूसरे से। जहां से दिख रहा है उधर बैठ। हाँ तो इधर बैठ पहले। ओए तेरे को डायगनल नहीं पता लगता, तो उठ रहे, एक पे दो नहीं बैठेगा, चलो उठ।
तो बिल्कुल उधर, ठीक है। हाँ इधर नहीं, मैक्सिमम डिस्टेंस, तो उधर उधर जा, सबसे लास्ट वाले में, उससे लास्ट, ठीक है। कोई बात नहीं, बैठ के मत देखो, खड़े होके देख लियो। नहीं उधर वो बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं उधर से कोरोना निकलता, ठीक है, खड़े होके देख लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। क्या आपने नोट कर लिया? सो दिस इज वर्क डन इन, मैंने कहा ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। हर एक दाना उठाते ही जो है एक्सपेंशन होती जा रही है। पहले सेम वॉल्यूम एक्सपेंड करने में ज्यादा वर्क डन हो रहा है क्योंकि गैस को ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है एक्सपेंड होने के लिए। लास्ट स्टेप्स में इजी हो जाएगा क्योंकि सैंड का वेट कम होता जा रहा है। इज इट ओके? ठीक है, दिस इज, अब सुने आगे बात। Now, the second thing, isothermal irreversible एक्सपेंशन। अब देखना इरिवर्सिबल में, तो इसमें भी हम सबसे पहले लिख रहे हैं single step expansion. So what is there in single step expansion? आप सिचुएशन देखें, सिचुएशन में आपको कुछ सिमिलरिटी दिखेगी। यहां पर आइडियल गैस है, टी टेम्परेचर पर वॉल्यूम इनिशियल एम नॉट, मास का ब्लॉक है, आपने अब क्या किया, सीधे इस ब्लॉक को उठा दिया। पहले तो हम बात लिख लेते हैं कि इस केस में भी इनिशियल प्रेशर जो होगा दैट विल बी, क्योंकि अभी भी एक्सटर्नल प्रेशर तो लग ही रहा है, सो दैट विल बी इक्वल टू पी एक्सटर्नल प्लस एम नॉट जी अपॉन ए। सही बात है, इट इज, क्योंकि चाहे सैंड रखा हो चाहे ब्लॉक रखा हो बात एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपने क्या किया कि आपने एकदम से एम नॉट मास को हटा दिया। जब आपने एकदम से एम नॉट मास को हटाया तो अब कुछ खतरनाक घटना हुई, क्योंकि अब जो गैस है जो पहला स्टेप भी एक्सपेंड करेगी वो सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट करेगी। पिछले केस में पूरा भार सेम था एक्सेप्ट एक सैंड के दाने में, है ना। पहली एक्सपेंशन मान लो इट टेक्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, बट जो पहली एक्सपेंशन है इसमें वो भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही होगी, क्योंकि ऊपर से सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर ही लग रहा है।
दूसरी भी एक्सटर्नल के अगेंस्ट ही होगी, तीसरी भी। बाहर से सिर्फ फाइनल प्रेशर ही लग रहा है। पिछले केस में क्या था, हर स्टेज पे प्रेशर कम होता जा रहा है, लास्ट स्टेप सिर्फ फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुई है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे हर स्टेप सिर्फ फाइनल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन हुई है। मतलब पूरी गैस में खलबली मच जाएगी कि जो ऊपर वाली गैस है वो एक्सपैंड करना स्टार्ट करेगी, नीचे वाली गैस को तो पता भी नहीं चलेगा कि गैस अभी ऊपर से एम नॉट मास उठा दिया है। क्योंकि जो मैसेज ट्रांसफर करने में भी टाइम लगता है ना, मैंने कल एग्जांपल दिया था, जैसे आप इस ट्यूब में जो है धुआं भर दो, जब आप धुआं भरोगे फिर आप इस ढक्कन को हटा दो तो धुआं धीरे धीरे बाहर उड़ता है ना। मतलब ऐसे तो नहीं एकदम से गायब हो गया धुआं, भाई जाना तो उसको एटमॉस्फेयर में ही है, लेकिन आपने देखना धीरे से उठेगा, फिर ट्यूब में से आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, जैसे फ्यूम्स दिखते हैं। तो मतलब अभी तक तो नीचे वाले को तो यह भी पता नहीं होगा कि बाहर एटमॉस्फेयर भी है। जैसे जैसे मैसेज मिलता जाएगा वो डिफ्यूज होता जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो वही टाइम लगना है कि मतलब गैस में ग्रेड्स बन गए होंगे प्रेशर के। मतलब पहले मान लो इधर 10 एटमॉस्फेयर था, ऊपर 1 एटमॉस्फेयर है, तो जो लेयर जो कि पिस्टन के साथ में है पहले उसको मैसेज आएगा, वो 1 एटमॉस्फेयर की होगी। लेकिन उसके नीचे 2 वाला होगा, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, ऐसे 10 एक्सपैंड, फिर एक्सपेंशन होती जाएगी हर एक्सपेंशन। तो फाइनली जो है जब ये पिस्टन एक झटके में ऊपर पहुंच जाएगा, थोड़ी देर बाद सारी गैस का प्रेशर जो है स्मूथ होगा, सारी गैस में फिर जो है फाइनल प्रेशर आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इस केस में प्रेशर सिर्फ इनिशियली और फाइनली ही आएगा कांस्टेंट। हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में जो है इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही, बाकी मिड की स्टेज जो है नहीं है। ठीक है, डिफाइंड ही नहीं है उस पे प्रेशर, क्योंकि ये तो पता है अंदर ज्यादा है, लेकिन बाहर जो है एक ही एटमॉस्फेयर है, और अंदर कितना है वो हमें नहीं पता, क्योंकि पिस्टन तो खटाक से एक्सपैंड हो रहा है और हर लेयर में अलग अलग प्रेशर है। इसलिए यू कैन नॉट से इस केस में P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल, नहीं, वो तो सिर्फ फाइनली है ना यार। क्या किया, P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। मैंने कह दिया किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे ये नहीं कह सकते हम, भाई मान लो यहां 10 एटमॉस्फेयर से फाइनली उसने 1 एटमॉस्फेयर होना है, तो हम मिड ही पिस्टन पे तो नहीं कह देंगे कि वो अंदर जी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर तो उसका लास्ट में होना है ना, पहले तो उसने 10, 9, 8, 7, 6, 5 एक्सपैंड कर, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा, तो ये एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर कह ही नहीं सकते इसमें। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? तो इस केस में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेट तो तब करते हैं ना जब धीरे धीरे कम कर रहे हैं, इसमें तो फाइनल प्रेशर ही है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल एंड डेल्टा वी, और आपको इसी से सॉल्व करना पड़ेगा। सुनते जाए मेरी बात। अब यहां पर मतलब इसी से आप सॉल्व करेंगे। अब आप इसको ग्राफिकली देखेंगे तो आपको बात और बेटर वे में समझ में आएगी। अब देखो, आप देखें इस सारे प्रोसेस में जो ग्राफ होगा प्रेशर वॉल्यूम, सेम इनिशियल प्रेशर, ठीक है, एंड देन यार इधर लगाते हैं P इनिशियल, ये आ गया मान लीजिए P फाइनल, यही है इसमें भी P फाइनल इज P एक्सटर्नल, और इसमें ये V फाइनल हो गया, ये V इनिशियल है। सही बोला जी। लेकिन अब इस केस में हम लोग जो वर्क डन कहेंगे दैट इज दिस, क्योंकि दिस P फाइनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल। सुनते जाए मेरी बात। तो ऐसे केस में
सारी जो एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट ही हुई है ना, तो इसलिए ये शेडेड एरिया ही वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में आएगा। और ये जो अब मैं ग्रीन कलर की लाइन यहां पे बना रहा हूं, यहां पर इसके अंडर जो एरिया है दैट वाज वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन। सही बात है। ये लाइन रिवर्सिबल एक्सपेंशन की मैंने यहां भी शो कर दी। मतलब ये सारा एरिया जो है, अगर मैं इस सबको, चलो ग्रीन से कंफ्यूज ना हो जाओ आप, ये सारा एरिया जो कि यहां पे भी कवर किया था ये रिवर्सिबल एक्सपेंशन का, जबकि इरिवर्सिबल का इस केस में रेड वाला ही है। सो यहां पे आप देख रहे हो कि वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन वाज मोर देन वर्क डन इन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है भाई। मैंने बोला था टेढ़ा टॉपिक है थोड़ा, है ना। बेटा तेरे को नहीं दिख रहा है यहां से, ऑनलाइन वाला क्या करेगा? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। ये जो है इट इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। हाँ इंटरेस्टिंग तो है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल ठीक है। तो अब बात यह है कि हम इसको इरिवर्सिबल एक्सपेंशन क्यों बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोला भाई? कई लोग जैसे मेरे से पूछते हैं, अभी सर वापिस अगर ब्लॉक को रख लोगे तो वापिस वहीं पे आ जाएगा हमारा पिस्टन। समझते जाना, बहुत ज्ञान की बात बोलने जा रहा हूं, ठीक है। ऐसा होगा, सही बात है, वापिस रख दो गैस वहीं पे आ जाएगी। लेकिन अगर आप वर्क डन के हिसाब से देखें, सुनिए मेरी बात, जब जैसे ही मैं इस पिस्टन को उठाता हूं, ये इस m0 मास को उठाता हूं, तो हर एक एक्सपेंशन हम अपने दिमाग के लिए, थोड़े से थॉट के लिए 10 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो हर स्टेप जो है सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपेंशन होगी। हर स्टेप, जो 10 स्टेप में हमने इसको डिवाइड किया, हर स्टेप में जो है सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। जबकि अगर आपको इसको ब्लॉक रख के वापस लाना होगा, तो जो 10 स्टेप में सबसे पहला कंप्रेशन का स्टेप होगा, उसमें भी P एक्सटर्नल प्लस m0 मास लगेगा। तो रिवर्स नहीं हुआ ना प्रॉपरली, क्योंकि पहले वो स्टेप जो है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट था, अब ब्लॉक का मास भी लग रहा है। तो एग्जैक्टली आप एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट इसको कंप्रेस कर ही नहीं सकते। लेकिन सैंड वाले में एक सैंड पार्टिकल का मास नेग्लिजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सैंड आफ्टर रिमूविंग सैंड पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सैंड बिफोर। इसीलिए तो हमने बहुत स्मॉल मास लिया था ना सैंड का, कि उसमें अपोजिंग और ड्राइविंग फोर्स इज नेग्लिजिबल डिफरेंस। क्या आप मेरा लॉजिक पकड़ पा रहे हैं? इसमें तो जब भी कंप्रेशन करेंगे आपको ब्लॉक रखना पड़ेगा, है ना। हर जो कंप्रेशन होगी इनिशियल से लेकर फाइनल तक ब्लॉक का प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन एक्सपेंशन में ब्लॉक का प्रेशर गायब है। तो आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर ही नहीं सकते, एग्जैक्ट सेम कंडीशन बोल दो। सही बोला। इसलिए इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। मैं कंप्रेशन भी कराऊंगा, उसका भी ग्राफ कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, प्राइम वालों ने भी दोबारा इसको देख लिया। हाँ, किस वाले में? हर एक उठाते जा रहे हैं, करोड़ों के हिसाब से हमने सैंड पार्टिकल उठाए हैं, हर स्टेप में उठाते जा रहे हैं। लेकिन आप इंडिविजुअल स्टेप को देखो ना, आप बल्क में के देख रहे हो उसको। तो वैसे तो हम सैंड ऐसे मुट्ठी में भर के जो है उसको फेंक दे बाहर, तो वो भी रिवर्सिबल हो गया। फिर आपको करना ही उसको इतना स्लोली है कि हर एक स्टेप में डिफरेंस नहीं आएगा।
1000 स्टेप के बाद डिफरेंस आया वो अलग बात है ना, वो तो ग्राफ दिखा ही रहा है कि वर्क डन कम होता जा रहा है। लेकिन कोई भी एक स्टेप आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जिसमें आप बोले कि जी सैंड पार्टिकल पहले मास ज्यादा था अब कम है। तो हर स्टेप में हमारी जो गैस है उसका मतलब जो प्रेशर की रेंज है वो बराबर रह रही है। जैसे मैंने कहा ना यहां पे ग्रेडेशन हो जाएगी, सैंड पार्टिकल में ग्रेडेशन नहीं होगी, प्रेशर विल बी स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमने एक सैंड पार्टिकल उठाया, गैस को स्टेबलाइज होने दिया, फिर दूसरा उठाया, तो वहां पे तो स्लोली कर रहे हैं ना। यहां पे आप ऐसा तो नहीं है, आप एम नॉट मास को स्लोली तो नहीं उठा सकते, आप कैसे भी उठाए वो फास्ट ही होगा, आप कैसे भी एम नॉट उठाए वो फास्ट ही होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है, सिंगल स्टेप डन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये है सिंगल स्टेप एक्सपेंशन। अब हमने क्या किया यहां पर, ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहां पर जी सिंगल स्टेप के बजाय अब हमने 2 स्टेप एक्सपेंशन की बात करते हैं, 2 स्टेप की एक्सपेंशन। ठीक है, सो 2 स्टेप एक्सपेंशन जो है किस तरीके से, ये देखिए सिचुएशन सेम, लेकिन यहां पर M2 मास है, M1 मास है, 2 मासेस हमने रख लिए। ठीक है, और सुने, ये इसका वॉल्यूम इनिशियल है, टेम्परेचर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइडियल गैस है। लेकिन हम लोगों ने चालाकी ये की कि यहां पर M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M0। सो दैट मीन्स अगर यहां से P एक्सटर्नल कोई प्रेशर लग रहा है, सो दैट मीन्स जो P इनिशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस M1 प्लस M2 G अपॉन A, विच इज इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस M0 G अपॉन A। सही बोला जी, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि M1 प्लस M2 इज M0, तो स्टार्टिंग तो वहीं से हो गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर हमने M1 मास हटा दिया। जब हमने M1 मास हटाया तो सपोज यहां तक एक्सपेंशन हुई। ठीक है, एंड देन ये जो W1 है, क्योंकि 2 स्टेप्स में वर्क होगा, सो ये मान लो V इनिशियल है, ये सम V मिड है, और ये जो है सम V फाइनल है। यहां पर आपको मेरी बात समझ आ गई। अब ये 2 स्टेप्स में होगा ना, पहले बीच में आएगा, फिर दूसरा M2 मास उठाएंगे आप। तो जो पहला स्टेप होगा, जो वर्क डन जो पहला होगा, तो पहले तो हमने देखना है कि प्रेशर मिड में कितना आएगा। मिड का जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल प्लस M2G बाय A। बोलो सही बात कि नहीं, मिड में ये होगा, एंड जो P फाइनल होगा वो तो P एक्सटर्नल ही होगा। ये थर्ड रिलेशन आ गया, सही बात। तो अब ऐसे में जो पहले स्टेप में वर्क होगा दैट इज इक्वल टू P मिड V मिड माइनस, बोलो सही बात कि नहीं,
क्योंकि जो एक्सपेंशन हुई है अब वो सिर्फ M2 मास के अगेंस्ट हुई है ना, पहली जो एक्सपेंशन हुई है M2 मास के अगेंस्ट हुई है। तो ऐसे में P mid is this volume mid minus volume initial, you will find। देखो इतना ज्ञानी बंदा आप में से कोई भी नहीं है जिसको एक बार ये बात समझ में आ जाए, ठीक है, और ऑनलाइन वालों में खास तौर पे, ठीक है, आ रही होगी बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको दोबारा मेरा ये लेक्चर देखना पड़ेगा 2-3 बार, ठीक है, हर टर्म को समझने के लिए कि वाया है, क्योंकि आप देखिएगा वीडियो में कि व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया मैंने कहा W1 पहला वर्क डन, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट W2? W2 इज प्रेशर फाइनल, ठीक है। व्हाट अबाउट प्रेशर फाइनल? प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू P एक्सटर्नल जो हमारे पास है, एंड दैट इज V final minus V mid, that is fifth one. So entire work done is W is equal to W1 plus W2। सही बोला जी? ठीक है, दिमाग के तोते तो नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम इस बात को यहां पर अगेन ग्राफिकली पुट करते हैं। देखो ग्राफ देखें आप इस 2 स्टेप वाले का, तो इट इज प्रेशर, इट इज वॉल्यूम, तो इट इज इनिशियल प्रेशर P इनिशियल V इनिशियल, इसके बाद P मिड, ये मिड है यार, V मिड, एंड देन P फाइनल V फाइनल। सही बोला? अब आप शेडेड एरिया देखें, देयर इज one red color shade and there is another one green color shade, और अब this red color shade वाला is W1, this one is W2। समझ आ रही बात ना, है ना? सही है, ठीक है। तो ऐसे में अब अगर आप देखें, अगर आप इस ग्राफ से कंपेयर करें, इन तीनों ग्राफ्स को कंपेयर करें, पहले नोट कर लें, ठीक है, फिर बात करते हैं। अभी टाइम कितना होगा? 7 6 3। अच्छा ठीक, तो मास्क में पता भी नहीं चलता यार। ओके, देखो ना W1 एंड W2, चलो हर्षदीप कौर ने कर लिया, नोट भी कर लिया, ठीक है। अब सुनो, करनी तो है यार, डेरिवेशन भी करनी है, ठीक है। चलिए सुन ले अब मेरी बात। यहां पर आप बात देखें, क्या है कि आप तीनों को कंपेयर करें तो आप देख रहे हो कि यहां पर ये ग्राफ बहुत ज्यादा था। मैं रेड ग्रीन लाइन से इसको भी रिप्रेजेंट करता हूं एक बार, ठीक है, कि जो अगर यही प्रोसेस जो है रिवर्सिबल होता तो लाइन कहां से जाती? ये वर्क रिवर्सिबल वाली लाइन होती, इसके नीचे जो है
ठीक है, लाइन ये वाली लाइन जो एक्सपेंशन की, ये इरिवर्सिबल वाली ये है। आप देख रहे हैं रिवर्सिबल वाला वर्क डन ज्यादा है, ये वाला, ये ग्रीन लाइन जो जा रही है इसमें और रेड वाली में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। अब आप देखें यहां पर दो ही ट्रायंगल्स बचे हैं और लगभग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बराबर आ रहे हैं। सही बात है, डिफरेंस कम बचा। यहां पे बहुत बड़ा ट्रायंगल था, आप देखिए एरिया इसका ज्यादा है, यहां पर एरिया कम है। सो दैट मीन्स कि अब दो स्टेप में जब प्रोसेस हुआ तो वर्क डन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना रिवर्सिबल में होता था। सही है बात? ठीक है, सुनते जाइए। अच्छा, अब आपने नोट भी कर लिया, अब सुनते जाएं। यही चीज अगर यही चीज जो है, सुनो सुनो सुनो, अब अगर यही केस जो है हम थर्ड बनाएं कि मान लो हम कोई 3 स्टेप एक्सपेंशन करें, 3 स्टेप एक्सपेंशन करेंगे ऐसे, मैं आपकी कंफर्टेबिलिटी के लिए कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। तो जो रिवर्सिबल वाली लाइन है वो तो ऐसे आनी है, और इसकी 3 स्टेप वाली जो लाइन है वो कुछ ऐसी आ जानी है, टक टक टक। सही है बात? ये W1 W2 W3, सुन लीजिए मेरी बात, 3 स्टेप में करेंगे तो ऐसा आएगा। सुने, अगर 10 स्टेप में करेंगे तो क्या होगा, ये लाइन एंड देन ये लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप में करेंगे तो ऐसा आएगा, है ना, when n is equal to 10 तो ऐसा आएगा। लेकिन बात यह है when n is equal to infinity तब क्या आएगा, तब यही आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मतलब अगर हम फोर्थ केस कहें कि when n is approaches infinity so work irreversible becomes reversible, नहीं? ये फिर ट्राइंगल्स का गैप इतना कम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा लगभग जो है, दैट इज इंफिनिटी। तो सुन लीजिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थ्योरेटिकली बात समझ में आ रही है? ठीक है, हमने भाई यहां पर 2 ब्लॉक रखे थे, फिर 3 रखे, फिर 10 रख दिए, टोटल मास एम नॉट ही है। पहले एम नॉट मास के 2 किए, फिर 3 कर दिए, फिर 10 कर दिए, फिर 1000 कर दिए, लाख कर दिए, इनफाइनाइट हो गए। तो इनफाइनाइट हो गए तो अगेन फाइन सैंड पार्टिकल्स ही बन गए। सही बात है? तो हाँ, सैंड इज इनफाइनाइट वाला केस, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप कंक्लूजन लिखें। अब आप डन।
work done in reversible expansion of ideal gas is more than work done in irreversible expansion. I hope you peoples have got the thing in your mind. बढ़िया से समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस आप लोग के लिए, हाँ बढ़िया कॉन्सेप्ट था, बिल्कुल बिल्कुल। आज के लिए जो टेस्ट का सिलेबस है, गैसियस स्टेट एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, ठीक है। प्राइम वालों इस यही क्लास लगा रहे हैं, अभी सुबह आए थे, ठीक है। तो जो एक ही बच्चा आया था, ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने बोला फिर जो आप शाम को ही क्लास लगा लीजिएगा। हाँ मैं अपलोड करवा रहा हूं, ठीक है, लेक्चर को, ठीक है। ओके बाय बाय।